नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। जहां आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा बीएसटीसी सेकेंड ईयर का जो ये थर्ड पेपर है, इसकी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है आधुनिक विश्व की तीन प्रमुख प्रक्रियाएं। अब वो कौन कौन सी हैं, यानी आपको कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है वो आपको यहाँ पहले तो पता होना चाहिए। तो तीन टॉपिक हैं: औद्योगिकरण एवं शिक्षा, राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद एवं शिक्षा, लोकतंत्र एवं शिक्षा। तो तीनों में आपको पहले तो जैसे लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र पर शिक्षा का प्रभाव या शिक्षा पर लोकतंत्र का प्रभाव, ऐसे कुछ प्रश्न देखने होते हैं। तो आज यहाँ जो है हम दो टॉपिक्स कवर कर लेंगे। एक करेंगे औद्योगिकरण वाला और एक लोकतंत्र वाला कवर कर लेंगे, क्योंकि मेनली मैंने देखा आपकी इस यूनिट को एनालिसिस करके तो इसमें से ज़्यादा ये दो प्रश्न आते हैं। और जब बड़ा प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया है तो वहाँ आपको अगर राष्ट्रवाद का प्रश्न आ भी जाता है तो भी इसके ऑप्शन में या तो लोकतंत्र का क्वेश्चन मिलेगा या फिर औद्योगिकरण का प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आपको जो है इस प्रकार से नोट्स बनाते हुए तैयारी करनी है। और ये जो पीडीएफ आप इस समय देख पा रहे हैं ये आपको निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं वो है औद्योगिकरण एवं शिक्षा के बारे में। ये जो प्रश्न है डीएलएड 2018, 20, 2021 में पूछा जा चुका है, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली चीज हम देखते हैं कि औद्योगिकरण क्या होता है। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग करके उनके स्थान पर नवीन आधुनिक तकनीकी का या उनसे बने हुए साधनों का प्रयोग करते हैं, यही औद्योगिकरण है। यानी जो दिन प्रतिदिन नई खोजें हो रही हैं वो औद्योगिकरण का परिणाम है। उद्योगों की स्थापना हुई, लोग रोजगार के लिए गांवों से निकल के शहरों की तरफ आए, खेती पर निर्भरता कम हुई, ये सभी जो बदलाव हुए यही औद्योगिकरण का स्वरूप है। यानी हम कह सकते हैं कि हमने पुरानी पद्धतियों को जो है छोड़ दिया, उनके स्थान पे नई पद्धतियां, नई तकनीक या उनसे बने हुए साधनों का प्रयोग करना स्टार्ट किया है। अब यदि ऐसा आपसे प्रश्न पूछे कि तकनीकी विकास के लिए या आधुनिक विकास में औद्योगिकरण की क्या भूमिका रही, तो आपको पॉइंट बना के लेके आने हैं, जैसा मैं हमेशा लेके आता हूँ। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने व्यापार की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा बदलाव किया है। अब कैसे बदलाव हुआ देखते हैं। क्योंकि पूर्व में जहाँ लोग खेती पर निर्भर रहा करते थे, गाँव में निवास करते थे, वे सभी इस प्रक्रिया के बाद या इसके फलस्वरूप सुविधाएं और नगरीकरण दोनों चीज़ें मिलने लगी। तो रोजगार की तलाश में महानगरों की तरफ लोग पलायन करने लगे। तो इससे जो है खेती पर निर्भरता कम हुई और व्यापार को बढ़ावा मिला। तो ये व्यापार को बढ़ाने के लिए भी आपके औद्योगिकरण ने काम किया। दूसरी चीज, औद्योगिकरण ने उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया है कि जिससे लोगों को सुविधाएं मिलने लगी। अब कौन सी सुविधा मिली? कंप्यूटर की सुविधा, इंटरनेट आदि के साथ साथ रोबोट का प्रयोग करना सीख गए, स्वचालित मशीनें इकाइयों का प्रयोग करने अपन सीख गए। साथ ही जो है सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला, जैसे बैंकिंग, वैज्ञानिक शोधों को, मीडिया, विज्ञापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला है औद्योगिकरण से। तो हमें व्यापार में बढ़ावा हुआ, इसके अलावा उत्पादकता बढ़ गई, शिक्षा क्षेत्र और सेवा क्षेत्रों में इनमें बढ़ावा मिल रहा है। तो ये सब औद्योगिकरण के परिणाम हैं। औद्योगिकरण ने जो रोजगार प्रक्रिया है इसको पूर्णतः बदल दिया है। कैसे बदल दिया है कि जहाँ लोग पहले कृषि पर या कृषि आधारित रोजगार पर निर्भर रहा करते थे, अब वो सभी जो हैं लोग सेवा क्षेत्र में यानी बैंकिंग, वैज्ञानिक क्षेत्र और मीडिया, विज्ञापन, इन क्षेत्रों में जाने लग गए हैं। तो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा जो है बढ़ावा हुआ है, इजाफा हुआ है। और देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा में जैसे निःशुल्क शिक्षा का, आवास का, बेरोजगारी भत्ते देने का, वृद्धावस्था में पेंशन देने का, अस्पताल में निःशुल्क सेवाएं देने का। तो इन सभी में आधुनिकता जो आई है, जो बदलाव हुए हैं समय के साथ, वो औद्योगिकरण का परिणाम है। अगर औद्योगिकरण नहीं होता है तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। औद्योगिकरण ने मशीनीकरण युग प्रदान किया है, जहाँ मशीनों की प्रधानता है। पहले लोग कई कई घंटों तक खेती किया करते थे, साधन नहीं थे, मशीनें नहीं थी, तो ज़्यादा समय बर्बाद हुआ करता था। आजकल वही काम महज कुछ घंटों में हो जाता है। तो मशीनीकरण युग आधुनिकीकरण का जो है युग है। और
रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं औद्योगिकरण ने, क्योंकि सेवा क्षेत्र बढ़ा है तो रोजगार बढ़े हैं। महिलाओं को भी आर्थिक संबलता दी है, तो महिलाओं को भी बराबर भागीदारी जो है औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही मिलना स्टार्ट हुआ है। अब हम देखते हैं कि औद्योगिकरण का शिक्षा में उपयोग किस प्रकार से होता है। विद्यालय शिक्षा की मदद से निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादनों का निर्माण हुआ, जैसे कि भवन निर्माण हुआ, पुस्तकें बनी, कॉपी बनी, यूनिफॉर्म, लेखन सामग्री, यातायात के साधन। तो इन सभी का निर्माण जो हुआ है वो शिक्षा के प्रसार में इससे सहायता मिली है। अगर औद्योगिकरण नहीं होता तो भवन निर्माण नहीं कर पाते, पुस्तकों का निर्माण नहीं होता, कॉपी नहीं बनती, यूनिफॉर्म की जो है यूनिफॉर्म नहीं बनाई जाती, लेखन सामग्री का प्रयोग नहीं हुआ होता। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो औद्योगिकरण बढ़ा है उससे शिक्षा के क्षेत्र में चीजें बदली हैं। अगला है कि डिजिटल शिक्षा जो है वो भी औद्योगिकरण का परिणाम है। कैसे है? शिक्षा जो है गांव गांव ढाणी ढाणी तक जो है स्मार्टफोन के जरिए अब पहुंच चुकी हैं। तो यही औद्योगिकरण का परिणाम है कि आपको शिक्षा घर बैठे भी प्राप्त होने लगी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन खोजें हैं वो नवीन खोजें औद्योगिकरण की वजह से हैं। जैसे प्रोजेक्टर का आविष्कार हुआ, तो प्रोजेक्टर का आविष्कार हुआ, इसका फायदा क्या मिला? विद्यालयों में शिक्षाएं ये जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छे प्रकार से समझ में आने लग गई। तो ये जो आविष्कार हुए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। और इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा का औद्योगिकरण पर क्या प्रभाव पड़ा या उसमें क्या उपयोग है, ऐसा पूछ सकता है। क्योंकि शिक्षा और औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों है? कि जिस प्रकार शिक्षा में औद्योगिकरण आवश्यक है उसी तरह औद्योगिकरण में भी शिक्षा जरूरी है। तो एक दूसरे के पूरक हुए। देखते हैं कैसे हुए। पहली बात यह है कि जैसे औद्योगिकरण है तो इसने कामगारों औद्योगिकरण के लिए कामगार जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें विशेष कुशलताएं होनी चाहिए, क्योंकि सब व्यक्ति जो हैं औद्योगिकरण के लिए या कैपेबल नहीं होते हैं। जिसके पास योग्यताएं कुशलताएं होती हैं वही विशेष कार्य कर पाता है। तो शिक्षित यदि कारीगर रहेंगे या कोई व्यक्ति रहेगा तो जैसे वो कारखानों में काम करने जाएगा तो उसके पास बड़ी से बड़ी समस्याओं का एक सामान्य समाधान उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुशलताएं हैं, स्किल्स हैं काम करने की। शिक्षा से नवीन खोजें होती हैं जो औद्योगिकरण के लिए फायदा पहुंचाती हैं। जैसे जो व्यक्ति शिक्षित रहेगा वो नई नई खोज करेगा, नई नई तकनीकों का प्रयोग करना सीख जाएगा, तो इससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, आधुनिक युग में बदलाव होता रहेगा। जब हम उद्योगों की बात करते हैं, औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, तो उद्योगों में न केवल मजदूर चाहिए, अनपढ़ यदि मजदूर हो भी तो उनके अलावा शिक्षित मैनेजर चाहिए होता है, इंजीनियर चाहिए होता है, लिपिक एलडीसी वाला चाहिए होता है, लेखापाल चाहिए होता है। तो इन सभी लोगों की आवश्यकता है, और जब इनकी आवश्यकता है तो इनको शिक्षित होना जरूरी है। मजदूर तो अनपढ़ भी या अशिक्षित भी हो सकता है, किंतु इन सभी को तो जो है शिक्षित होना जरूरी है। औद्योगिकरण द्वारा जो है तकनीकी विकास काफी हुआ है, क्योंकि तकनीक को बनाने में शिक्षा जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण प्रक्रिया के अंदर शिक्षा का काफी प्रयोग हो पाया है। और एक दो पॉइंट और देखते हैं कि जैसे शिक्षा जो है वो व्यक्ति को इस काबिल बनाती है कि वो नवीन खोजों की ओर नई पद्धतियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो सके, ताकि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा पहला बिंदु कंप्लीट होता है जिसमें हमने औद्योगिकरण के बारे में पूर्णतया पढ़ा है। अब इसी का पार्ट 2 हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जो निम्न है। अब इस वर्ष के लिए आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है लोकतंत्र एवं शिक्षा का। यहाँ से हर बार प्रश्न आ रहा है। आप देख लीजिए लगातार 2016, 18, 19, 20, 21 और इस जो 2022 निकला है उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था लोकतंत्र का। तो आपको जैसा यहाँ लिखा गया है, मैंने पूरी सीरीज को बुक्स में से अच्छे प्रकार से नोट्स बनाए हैं। फिर भी विद्यार्थी चाहे कि मैं उसमें से पढ़ूँ, फिर आपकी इच्छा है। मैं आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ कि हर यूनिट को अच्छे प्रकार से संक्षिप्त में छोटे बड़े नोट्स जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे प्रकार से कवर कर सकता हूँ। किंतु फिर भी कोई विद्यार्थी चाहे कि हम नहीं पढ़े तो फिर आपकी इच्छा है। मैं हर टॉपिक को कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो में पूरा कर दूं और उसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो निःशुल्क शिक्षा की और समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, किंतु समझने की, पढ़ने की, आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। आपकी इच्छा का मैं सम्मान करूँगा, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हम देखते हैं लोकतंत्र वाले टॉपिक को। तो हम लोकतंत्र की परिभाषा से शुरू करते हैं।
तो लोकतंत्र शासन करने वाली सरकार का एक ऐसा रूप है जहां शासकों का चुनाव लोग करते हैं। जो लोग सत्ता में, जनता जो होती है, यहाँ लोगों का मतलब है जनता, तो जनता जो है शासकों का चुनाव करती है। तो ये सरकार का एक रूप है, ऐसी प्रणाली प्रणाली है जहाँ शासकों का चुनाव या प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। तो लोकतंत्र की सामान्य विशेषताएं देखते हैं। लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जो है राष्ट्र से संबंधित सारे फैसले लेते हैं। लोकतंत्र में सभी को समानता का जो है अधिकार है, तो सभी को समान अवसर जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। चुनाव में जो सरकार बनी है वो उस संविधान के, उस देश के संविधान के जितने भी बुनियादी कानून हैं उनको लागू करवाने का प्रयास करती हैं। तो ये लोकतंत्र की विशेषता है। आगे देखते हैं कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराते हैं और लोगों को ये शक्ति भी देते हैं कि वो सत्ता परिवर्तन कर सके। लोकतंत्र देश को एकजुट करके रखता है। कैसे रखता है? उदाहरण से देखिए कि जैसे भारत है, अगर भारत लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो भारत कई छोटे छोटे राजनीतिक इकाइयों में बटा हुआ होता, जिससे लोकतंत्र के अभाव में उसको एकजुट कर पाना असंभव होता। यानी जो एकता है उसको, या सभी लोगों को सांस्कृतिक विविधताएं होने के बावजूद भी एकजुट करने का कार्य ये लोकतंत्र कर पा रहा है, क्योंकि ये एक सिस्टम प्रदान करता है जहां व्यक्ति अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुन लेगा, वो प्रतिनिधि उस जनता के भलाई के लिए कार्य करता है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं जो इसी से संबंधित है। तो लोकतंत्र में शिक्षा का महत्व, लोकतंत्र पर शिक्षा का प्रभाव, या लोकतंत्र के अंदर शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, इन सभी का आपको एक ही आंसर लिख के आना है, क्योंकि प्रश्न किसी भी नाम से दे सकता है, आंसर चेंज नहीं है, आंसर सेम है। पहला आपका बिंदु आपको लिख के आना है कि जो लोकतंत्र सफल होता है, जहां सरकार पर नियंत्रण रहता है, सरकार की जवाबदेही होती है और जहां जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, उसके लिए जनता का जागरूक होना जरूरी है। और जनता जागरूक कब रहेगी? जब वो शिक्षित होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा जरूरी है। लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तम नागरिकों वाले गुणों का लोगों में होना जरूरी है, और वो तब होगा जब वे शिक्षित रहेंगे। आगे देखते हैं, समाज के लोगों को शिक्षा दिया जाना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि सामाजिक समस्याओं के संबंध में वे उचित सूझ का प्रयोग कर सकें और सरलता पूर्वक अपने आप को एक नए वातावरण में ढाल सके, व्यवस्थित कर सके। अगला है कि शिक्षा को समाज में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रख के बदलाव करते हुए हमें रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि शिक्षा समाज के ही सापेक्ष है। क्यों है? जैसे विद्यालय में छात्र क्यों समाज के सापेक्ष क्यों है? क्योंकि समाज ही शिक्षा को जो है ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हम कहते हैं कि विद्यालय समाज का छोटा रूप है और विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो शिक्षा समाज के सापेक्ष हो गई। और विद्यालय में क्या होना चाहिए कि जो भी विवादग्रस्त टॉपिक हैं, जिनमें ज़्यादा विवाद होता है, उनको स्वतंत्र रूप से वाद विवाद करवाना चाहिए बच्चों के मध्य, ताकि वो अपने वृत्त ज्ञान का प्रयोग करके अंतर्दृष्टि बना सके और सही धारणाओं का प्रयोग कर सके। आगे देखते हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें शिक्षा जो है जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करती है, नागरिकों के मूल्यों को आत्मसात कराने के लिए उसको सुनिश्चित करेगी, नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाएगी, सुसंस्कृत बनाएगी, उनको अपनी संस्कृति से जोड़े रखेगी। ये शिक्षा का कार्य होता है। अब इसका अपोजिट देखते हैं कि लोकतंत्र का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार शिक्षा का प्रभाव लोकतंत्र पे पड़ता है, उसी प्रकार लोकतंत्र का भी शिक्षा पे प्रभाव है। कैसे है? अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। तो इस कथन से हम ये समझ सकते हैं कि जो शिक्षित जनता रहेगी वो सफल लोकतंत्र का आधार है। और लोकतंत्र सफल है इसका मतलब कि शिक्षा जो है सब जगह, हर कोने कोने तक पहुंच चुकी हैं। हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो सभी को समान अवसर उपलब्ध करा रहा है, ताकि शिक्षा की पहुंच सब जगह बढ़े। बुनियादी शिक्षा प्रदान करवा रहा है, साक्षरता में वृद्धि करने का कार्य कर रहा है। तो ये भी लोकतंत्र का गुण है। लोकतंत्र के सिद्धांत जैसे स्वतंत्रता का, समानता का, उत्तरदायित्व का, ये शिक्षा को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि शिक्षा में इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग होता है। लोकतंत्र में जो जन शिक्षा है, जनता के लिए जो शिक्षा है, उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, क्योंकि शैक्षिक अवसरों की समानता होना,
सामान्य विद्यालय, एक जैसा विद्यालय होना, समान शिक्षा प्रदान करना, ये लोकतंत्र में डिसाइड होता है और इससे जो है जन शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो ये हमने बात की कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, लोकतंत्र पर शिक्षा का प्रभाव और शिक्षा पर लोकतंत्र का प्रभाव क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लोकतंत्र में मतदाता को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो आपको मैं जैसा बताते चलूं, पॉइंट्स ये रखना है और इनके आगे चीजें लिखते रहनी है। जैसे मत देने का अधिकार, तो पॉइंट ये रखोगे और इसके अंदर आपको दो दो तीन तीन लाइनें ऐड करके आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि यदि हम बिल्कुल ऐसा लिखेंगे तो ये तो आपके वो केवल पॉइंट्स हुए, इनके अंदर डिटेल लिखना जरूरी है। तो मैं आपको पॉइंट बताता चलता हूँ कि आपको क्या लिख के आना है। तो आप मतदाता के अधिकार में से पहला लिखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो वयस्क हो चुका है, जिसकी 18 प्लस जो है आयु हो चुकी है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, काले रंग का हो, गोरे रंग का हो, बिना किसी भेदभाव के उसे जो है चुनाव में मत देने का अधिकार होता है। तो ये पहला अधिकार है। सत्ता के पद का अधिकार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच के कारण उसको सत्ता में नहीं आने दिया जाए, तो वो सत्ता में भाग ले सकता है या उसमें पद प्राप्त कर सकता है। राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार भी सबको है। किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति का व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये भी मतदाता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है। तो लोकतंत्र का एक विशेष गुण है कि यहाँ सभी व्यक्ति अपने विचारों को जो है प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उनमें वैचारिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उनमें स्वतंत्रता उसको मिलती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म विशेष का प्रभाव जो है संविधान पर नहीं है, या लोकतंत्र धर्म विशेष से नहीं चल रहा है। लोकतंत्र सभी की धार्मिक भावनाओं को कद्र करता है और उनको जो है उनके अधिकारों से जो है उनके अधिकारों को दिलाने में सहायक हैं। किसी भी धर्म के विशेष के समुदाय के जो अधिकार हैं वो लोकतंत्र उसको संविधान के माध्यम से दिलाता है। अगला है सामाजिकता का अधिकार। समाज में सभी को समान अवसर उपलब्ध हो, समान शिक्षा मिले, समाज आगे बढ़े, तो सभी का सहयोग रहे, ये चीज सामाजिकता के अधिकार को बताती है। आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर बाल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और वृद्ध शिक्षा सभी का अलग अलग तरीके से प्रावधान किया गया है। तो ये शिक्षा का अधिकार है। अवसरों की समानता, यानी रोजगार के लिए अवसरों की समानताएं दी जाती हैं। शिक्षा के लिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी को समानता से एक जैसी संरचना प्रणाली वाली शिक्षा दी जाती है। तो ये आपका अवसरों की समानता होगा। और जो जो सरकार लोकतंत्र के अंदर चुनी जाती हैं, उन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान कराए, इसलिए पुलिस जो है वो कार्य करती है। स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाए, तो निःशुल्क जांचें होती हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कई प्रकार की योजनाएं स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित चलती हैं। तो ये जो हैं लोकतंत्र के बारे में आपको मतदाता के अधिकार जानने को मिलते हैं। अब ये जो है आपके 6 नंबर का यह बड़ा प्रश्न आता है। इसमें आपको क्या लिख के आना है, प्रश्न क्या है। तो पहले प्रश्न देख लीजिए कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं, आपको बताने हैं। तो मैं इसका भी आपको ऐसे बताऊंगा कि पॉइंट्स आपको याद रखना है और उन पॉइंट्स के अंदर बाकी चीजें लिख के आनी है। कल एक और वीडियो बनाएंगे इस यूनिट के बारे में, और इस यूनिट को कंप्लीट करके जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के अंदर जो मानव अधिकार विधेयक हैं वहां से उन अधिकारों को लिया गया है। तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला अधिकार ये है कि लोगों द्वारा शासकों का चुनाव किया जाएगा। तो लोकतंत्र ये कहता है कि हम एक ऐसी सरकार का गठन करते हैं जहां व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह है वह अपने जनप्रतिनिधि को चुनाव करने का अधिकार रखता है। जिसको वो पसंद करते हैं उसी का चुनाव करें ताकि वो उनकी भलाई हेतु कार्य कर सके। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा है कि लोकतंत्र में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव का जो है प्रावधान रखा गया है। सभी लोगों के पास विकल्प होना चाहिए। लोगों के पास ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति की मोनोपोली चले, एक ही व्यक्ति जो है तानाशाह बन के रहे। एक से अधिक पार्टी हो, एक से अधिक चुनाव के लिए कैंडिडेट होना चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए।
जिनमें से वो अपनी इच्छानुसार जो है किसी अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से किसी भी एक प्रतिनिधि का चुनाव करने में सक्षम रहे। अगला है सार्वभौमिक, यानी सब जगह पूरे देश में पूरे राष्ट्र के अंदर लोकतंत्र एक अधिकार देता है, एक सिद्धांत बताता है कि वयस्क मताधिकार सबके पास हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का बालक बालिका व्यक्ति पुरुष महिला जाति कोई भी हो सबको मत देने का अधिकार है और सबका अधिकार जो है बराबर है। ऐसा नहीं है कि छोटे बालकों जो 18 साल के हैं उनका अधिकार अलग है और जो वृद्ध हैं या जो वयस्क हैं थोड़े बड़े हैं एज में उनका अधिकार अलग है। सभी को समान अधिकार दिया जाता है। शासन की जवाबदेही जरूर होती है। यहाँ जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका ये दायित्व होता है कि वो अपने काम का ब्यौरा जनता के सामने प्रस्तुत करे कि क्या उनका कार्य था, उन्होंने क्या किया और किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग था। आगे देखते हैं, सार्वजनिक जीवन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना भी लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लोकतंत्र बनाया इसलिए गया है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भागीदारी रहे और जो सार्वजनिक कार्य होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, लोगों को नीति बनाने में योगदान दिया जाना चाहिए। जैसे मान लो अगर देश में कोई नया कानून बनाना है तो लोगों की जो है राय जानना भी सरकार की लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। अगला है नागरिक अधिकारों का महत्व। किसका महत्व? नागरिक अधिकारों का महत्व। जनता जो है उसके जो अधिकार हैं, उसके जो नागरिक हैं, जो सरकार उनके द्वारा चुनी गई है उस सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करे, उनके अधिकारों का हनन न होने दे। उसके बाद है नागरिकों की स्वतंत्रता का महत्व। धार्मिक रूप से जातीय भेदभाव जो है किसी के साथ न हो, सभी को स्वतंत्र रूप से शिक्षित करने का, स्वास्थ्य सुरक्षा देने का, इन सभी की जिम्मेदारी सरकार की है जो उनके द्वारा चुनी गई हैं, तो ये उनको मिलना चाहिए। अगला है समता का सिद्धांत या समता का अधिकार। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के जो संसाधन हैं उन संसाधनों पर सभी को समान अवसर की उपलब्धता या अवसर की प्रदानता की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष, एक वर्ग विशेष को अधिकार मिले और दूसरा वर्ग जो है उनसे वंचित रह जाए। तो सभी को समान अवसरों की उपलब्धता रहे। तो ये भी आपके मूल सिद्धांत हैं लोकतंत्र का। और अंतिम जो सिद्धांत है 10वें नंबर का वो है कि कानून सब जगह समान रूप से लागू रहे और अल्पमत या जो संख्या में वर्ग में समुदाय में कम व्यक्ति हैं जनसंख्या के आधार पर उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है अधिकारों की प्राप्ति रहे, तो उन तक भी लोकतंत्र के सिद्धांत पहुँचे। तो ये हमने बात की कि लोकतंत्र क्या होता है और आपके औद्योगिकरण क्या होता है। कल वाले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र और राज्य क्या होता है इसके बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि क्लासेस अब शुरू हो चुकी हैं।